गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 8। क्लास 8 का ये हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री है और चैप्टर नंबर 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपको एनी भी कोई भी एग्जाम हो, अगर आप क्लास 7 का स्टूडेंट है फिर भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप सीटेट हो, क्या हो, सीटेट हो, डीलेड हो, कोई भी एनी भी कोई भी एग्जाम हो, आप उसकी तैयारी के लिए एकदम दमदार तरीका से कर सकते हैं। क्योंकि ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? ऑल टीचिंग एग्जाम। क्या होगा? ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाते हैं एकदम एनसीईआरटी दवादब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम कराएंगे, मुख्य बिंदु कराएंगे, अभ्यास प्रश्न कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट और प्यार कीजिएगा। फिर तो चलिए क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिए हैं जो कि आपका क्वेश्चन आंसर में नहीं है। जो बुक जितना पढ़ लिए ना, बुक के बाद एक मान लीजिए कि आपका ये रामबाग है, रामबाण इलाज जो होता है ना, इससे आपका पूरा इलाज हो जाएगा, मतलब पूरा कंठस्थ, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल का दीवान तैनात किया। अब आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना दीवान कब तैयार किया, तो ये 12 अगस्त 1765 को। बंगाल के दीवानी हाथ आ जाने से अंग्रेज के लिए एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग पर आर्थिक मामले से मुख्य शासन बन गई थी और 1865 से पहले कंपनी ब्रिटिश के सोने और चांदी का आयात करती थी। अब 1865 से पहले की अगर बात करें तो उस समय जो कंपनी तो आती थी ब्रिटेन का, लेकिन यहाँ पे क्या करने, सोने चांदी बेचने आती थी। अब जिसे बेचने के बाद और इन चीज़ों को बदले सामान खरीदती थी। अब वहाँ पे सोना चांदी लेकर आती, उसके बदले यहाँ से सामान खरीद कर ले जाती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती। अब जितना पैसा कमाता था उसी पैसा से यहाँ पे खरीद लेता था और उसी से फिर वह सामान बेच देता था। बंगाल की आर्थिक व्यवस्था में गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। अब वहाँ पे जो कारीगर जो थे, काम करने वाले लोग जो थे, गांव को छोड़कर भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? कि जो सामान बनाता था और ये जो अंग्रेज सब जो आए हुए थे, ब्रिटिश सब, ये कम सामान तो बेच रहा था, लेकिन कहता कि हम भाई इतना पैसा देंगे, सामान बेचना पड़ेगा। अब जबरदस्ती है भाई कि हाँ, अगर 1200 का सामान है तो कहता कि नहीं, हम तुमको 800 देंगे, 800 में तुमको देना ही पड़ेगा। अरे भाई, मेरा सामान है, हम पैसा तो करें ना। तो अंग्रेज सब ऐसा नहीं करता था, जुल्म करता था। इसकी वजह से वहाँ के जो लोग सब थे कारोबार छोड़कर भागने लगे। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहा था, कारीगर उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दशा में बढ़ रही थी। अरे भाई, जब लगान लगा के जब कोई सामान उपजाएगा और उसका मुनाफा भी सही से नहीं मिलेगा तो भाई घाटा तो होगा नहीं, मुनाफा कैसे छुपाएगा? इसलिए बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद 1770 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत नींद के सुला दिया गया। अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गए। बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया दिया। अब जब 1 करोड़ जब मरना शुरू कर दिया भूखमरी से, अकाल पड़ने के कारण से, तो वहाँ के लोग सब क्या किए, मतलब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। मगर अस्थायी बंदोबस्त की भी समस्या पैदा कर दी, उसने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी ने अफसरों ने पाया कि कभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। अब सब तो बंद कर दिया, लेकिन भाई जमीन पर भी तो खर्चा करना पड़ेगा ना, उपजाऊ कैसे हो, कैसे बढ़े, इसके लिए भी उसको कदम उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने वाला जमींदार भारी परेशानी कर रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसे जमींदार छीन ली जाती थी। अब मतलब जो जमींदार, जैसे कि जो खेती कबाड़ी करने वाले, अगर उसका जमींदार अगर पैसा नहीं चुकाता था तो उसे दबाव डालता था और उसे ज़मीन छीन लिया जाता था। बहुत सारी जमींदार की कंपनी बकाया नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक में हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। जब 19वीं सदी आया तो फिर एक चेंजिंग आया, लोग सबका विस्तार होने लगा, दाम बढ़ने लगा, सामान ज़्यादा खपत होने लगी। जमींदार आमदनी में सुधार आया, लेकिन कंपनी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अपनी हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, राजस्व की वृद्धि नहीं कर सकती थी।
महल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महल एक राजस्व इकाई था। एक गांव या गांव का एक समूह होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक राजस्व भूमि केंद्र कहते हैं। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था, जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था। भाई अब खेती बाड़ी करने के लिए जब कोई चीज़ का कर्ज हो जाता है तो महाजन यानी कि जो गांव में जो होते हैं ना, जो पैसा देने वाले होते हैं, साहूकार होते हैं, उससे वो पैसा चुकाना भी पड़ता था। 19वीं सदी के लिए शुरुआत में कंपनी ने बहुत सारे अधिकारी को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदला लाना जरूरी है। राजस्व इकट्ठा करने के लिए कंपनी को अदा करने के जिम्मा बजाय गांव की मुखिया को सौंपा गया था। मतलब वो अंग्रेज को नहीं सौंपा गया था, कंपनी को नहीं सौंपा गया था, गांव के जो मुखिया होता है उसी को यह काम सौंप दिया गया था। इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश नेशन वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भारतीय बंदोबस्त की कई नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयत या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ व्यवस्था ही मुनरो व्यवस्था के नाम से भी प्रचलित हुआ जानने लगा। अब जितना ये क्वेश्चन करा है ये बुक का पूरा निचोड़ था। अब हम यहाँ से क्वेश्चन जो कराएंगे ये भी एकदम फाड़ूदार क्वेश्चन होगा, गर्दादार यानी कि अभ्यास से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से मिलान करने वाला है कि मिलान करें, जोड़ी बनाइए। जैसे कि अभी पढ़े रैयत, महल, नीज और रैयती। रैयत और रैयती क्या होता है? तो रैयत जो होता है एक किसान का है। क्या है? रैयत एक किसान है, ठीक है। उसके बाद महल क्या कहते हैं? महल ग्राम का एक समूह होता है। नीज बगान मालिक में अपनी जमीन खेती में जो देता है उसे नीज कहते हैं। रैयती रैयतों पर जमीन पर खेती करने वाले को रैयत कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है कि भरने वाले रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है अब यहाँ पे आंसर आ गया। तो पहला का जो क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन है पहला का? पहला का क्वेश्चन है कि यूरोप में वुड उत्पादन को डैश से अपना आमदनी गिरावट में आई। तो यहाँ पे नील क्या हो जाएगा? नील का खेती से उनको गिरावट आने लगा। दूसरा है कि 18वीं सदी में आखिर ब्रिटिश के नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी। तो औद्योगिक के कारण बढ़ने लगी। क्या हो गया? औद्योगिक के कारण बढ़ने लगा, ठीक है। नीचे में इसका आंसर दिया हुआ है, उसको आप सही से भर लीजिएगा। अगला है कि 18वीं सदी में सॉरी हो गया। उसके बाद है कि डैश की खोज के लिए नील अंतर्राष्ट्रीय मांग को बुरा अवसर पड़ा, तो कृत्रिम के लिए। और अगला है कि चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ हुआ था। तो चंपारण आंदोलन था अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलू के वर्णन करने के खिलाफ चंपारण आंदोलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3 कहता है क्या कि अस्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलू का वर्णन कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त का तो देख लीजिए, राजाओं के तुलकार और जमींदार के रूप में मान्यता दिया गया। किसान को लगान वसूलने कंपनी के राज चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। उनकी ओर चुकाने जाने वाली राशि रूप से तय की गई थी। जमीन के लिए निवेश करना और अंग्रेज के कानून बनाना ये सभी अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य पहलू था। अगला है कि महालवाड़ी क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग होता था? तो देख लीजिए, राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। किसको सौंपा गया था? मुखिया को सौंप दिया गया था। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राजस्व निर्धारित मुनरो व्यवस्था का 2 समस्याएं लिखिए। मतलब 2 समस्या हुआ, ठीक है। जब भूमि जो था अगर नई मुनरो व्यवस्था को लागू किया तो उसमें 2 समस्या क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई। तो अगर समस्या की बात करेंगे तो राजस्व निर्धारित एक नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुआ 2 समस्याएं इस पर। पहला था रैयत। यह आशा की गई थी कि जो भूमि सुधार का जो प्रयास था ना करेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो पहला तो समस्या ये आ गया। दूसरा समस्या था कि राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची रखी थी। रैयत इतना अधिक भू समय को देने का स्तर तय नहीं किया था। अगला है कि रैयत नील की खेती किस तरह से कतरा रहे थे। मतलब रैयत जो थे नील की खेती से क्यों कतरा रहे, मतलब नील की खेती क्यों नहीं करना चाह रहे थे। तो भाई जब वहाँ पे जब मिलेगा ही नहीं तो कतराएगा नहीं, करना ही नहीं चाहेगा। तो देखिए इसलिए क्योंकि नील की खेती की आगे कर्ज दिया जाता था, मतलब उसमें पहले ही कर्ज दे दिया जाता था। फसल कटने पर उन्हें बहुत कम कीमत पर फसलों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। पहले भाई किसी को पैसा दे दो उधार, और जो फसल आए अब उस फसल को क्या करो, बहुत कम दाम पर खरीदो, और नहीं तो उसको ज़बरदस्ती खरीद लो कि हमको 2 रुपये किलो चाहिए तो 2 रुपये किलो चाहिए। भाई घाटा लगे तो घटे हम नहीं जानेंगे। तो ये कारण था। तीसरा था उन्हें अपने ज़मीन पर एक निश्चित हिस्से पर ही खेती करने
पड़ती थी। भाई अगर खेत कैसा भी हो, बंगर हो, लेकिन तुम्हें नील की खेती वहीं पे करना है, दूसरी जगह नहीं करना है, तो ये भी एक समस्या थी। अतः फसलों के लिए उनके पास ज़मीन का एक छोटा सा ही हिस्सा बचता था। और चौथा है कि नील की खेती के लिए अतिरिक्त समय और मेहनत की आवश्यकता होती थी। भाई नील की खेती करने के लिए समय और मेहनत बहुत ज़्यादा लगता था, तो ये सभी समस्याएं आती थी, इसीलिए लोग नील की खेती करने से कतरा रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में बंगाल में नील का उत्पादन धराधर हो गया, धराशायी हो गया, समाप्त हो गया। तो निम्नलिखित परिस्थिति में बंगाल के नील का उत्पादन में धराशायी हो गया, वो क्या क्या कारण थे यहाँ देखते हैं। कारण पहला ये था कि बंगाल में नील उत्पादन किसान को कर्ज दिया गया था, मतलब खेती करने के लिए कर्ज दे दिया। अगला है कि रैयतों ने उनकी फसल को जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम होती थी। अब जो फसल का जो पैसा दिया जाता था वो पैसा बहुत ही कम था। अगला था कि नील की फसल जमीन के उर्वरक को कम कर देती थी। अब नील की खेती जो है ना, फसल उगाने वाला जो क्षेत्र था उसको बहुत कम उपजाऊ बना देता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत दीवाना कब तैनात किया। तो ये 12 अगस्त 1915 से मुगल तैनात किया गया था। नील के पौधे के रूप में पाया जाता है। नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो नील का जो पौधा होता है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। किस अंग्रेज ने एक महालवाड़ी व्यवस्था तैयार की, जिसे आज कब लागू किया गया था। देखिए होल्ट मैकेजी नामक अंग्रेज ने महालवाड़ी व्यवस्था को तैनात किया था, जिसे 1822 में लागू किया था। किसने किया था, 1822 में लागू किया था। अगला है कि नील की खेती कितने प्रकार की होती है। तो नील की खेती 2 प्रकार की होती है, निज और रैयत। क्या होता है, निज और रैयत, ये 2 प्रकार की खेती होती है। अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना किसने और कब किया था। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में किया था अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना। तो याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना कब हुआ था, 1793 में। कब हुआ था, 1793 में। किसने किया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था। अगला है कि मद्रास का गवर्नर कौन था। तो मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो था। मद्रास का गवर्नर कौन था, टॉमस मुनरो था। अगला है कि दुनिया का नील उत्पादन कब आधा रह गया था। तो 1783 से लेकर 1789 के बीच दुनिया का नील के उत्पादन आधा रह गया था। अगला है कि 1865 में पहली कंपनी ब्रिटेन से किस वस्तु का आयात करता था। तो ये सोना चांदी का करता था। किसका, ब्रिटिश जो है 1865 में, ये 65 से पहले जो था ना, ये सोना चांदी का नहीं आयात करता था। बाद में इसने शासन किया, हुकूमत जमाया, खुद मसाला वसाला का भी व्यापार करना शुरू किया था। ब्रिटिश द्वारा आयात कब किया गया था। तो ये 1788 में ब्रिटिश द्वारा एक आयात किया गया था। अगला है कि रीड और मुनरो जैसी जातियाँ क्या तर्क था। तो उनका यह तर्क था कि सीधा किसान का बंदोबस्त करना चाहिए। जो पीढ़ियाँ जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, राजस्व अनुकूल से पहले उनकी जमीनों की सावधानीपूर्वक अलग सर्वेक्षण होना चाहिए। ठीक है, ये कहना था। अगला है कि किन्हीं 6 राज्यों को उगाए जाने वाले फसलों के नाम लिखें। मतलब कोई 6 राज्य का नाम बताइए जो कुछ फसल उगाया जाता है। तो देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में पटसन उगाया जाता है। याद रख लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल में पटसन, या पूछ देगा पटसन कौन सा राज्य में उगाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। चाय असम में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा गन्ना खेती कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। गेहूं और कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है पंजाब में। और कपास जो उगाया जाता है सिर्फ और सिर्फ कपास, ये महाराष्ट्र में। चावल जो होता है मद्रास यानी कि चेन्नई में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होता है। अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त किसे कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसे कहते हैं। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन पूछा था कि अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य पहलू का वर्णन। इसमें पूछ दिया कि स्थानीय बंदोबस्त किसे कहते हैं। तो जमीन पे निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेज को कानून बनाए रखना, इस बंदोबस्त की शर्तें हिसाब से रजाओं के तालुकारों और जमीन के रूप में मान्यता दी गई थी। इन किसानों को लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। इन्हीं को चुकाई जाने वाली राशि को ही तय करने दी गई थी और इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से सॉल्व करा दिया। आपका अभ्यास के अलावा मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू में ही कराया, जो कि आपको एग्जाम के लिए भी, एनी भी कोई भी एग्जाम हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लेते हैं आपका जो हमारे चैनल जो है ना, ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए या और कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट पावरफुल आपका चैनल है। ठीक है, तो हमारे वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।